तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर और स्वागत है आपका डीएनडी क्लासेस के अंदर। यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो बेसिक्स का जो चैप्टर है अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन का, वो यहाँ पर चल रहा था और हमने यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग टर्म्स देखी थी हमारे लास्ट वीडियो के अंदर। अब हम बढ़ते हैं उसी कड़ी के अंदर और हम देखते हैं आगे की अकाउंटिंग टर्म्स। तो यहाँ पर देरी किस बात की, तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर लायबिलिटी के बारे में देखा और असेट्स के बारे में देखा। लायबिलिटी में हमने लायबिलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करा था। अगर मैं रिवीजन की बात करूँ थोड़ा सा, तो लायबिलिटी को हमने दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा था, जिसमें इंटरनल लायबिलिटी थी और एक्सटर्नल लायबिलिटी थी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, जिसको हमने बोला था लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ऐसे ही असेट्स के बारे में जब हमने बात करी, तो असेट्स को भी हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिवाइड करा था। अब बढ़ते हैं असेट्स के ही आगे कुछ असेट्स देखते हैं। देखो यहाँ पर एक असेट का नाम दे रहा है, यहाँ पर किस तरीके असेट है। यहाँ पर ये कहला रही है मेरे दोस्तों टेंजेबल असेट्स। आंखें बनी हुई है, क्यों बनी हुई है यार आंखें? टेंजेबल का मतलब है वो असेट जिनको हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, वो सारी की सारी असेट क्या कहलाएगी? टेंजेबल असेट कहलाएगी। मतलब जिनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो आपकी क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों? टेंजेबल असेट्स कहलाएगी। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, टेंजेबल असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी सीन एंड टच एंड विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। ये सारी की सारी क्या है? आपकी टेंजेबल असेट है। अब देखो इंटेंजेबल एसेट से मैडम ने अपनी आंखें बंद कर ली। अरे आंखें बंद करने से नहीं फर्क पड़ेगा। यानी इंटेंजेबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जो खुली आंखों से भी ना देखने को मिले। हाँ, जैसे हवा देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते ना, पर है ना, यहाँ पर मौजूद तो है ना बस। और वो तुम्हारे को बेनिफिट भी दे रही है। देखो हवा है, यहाँ मौजूद है, आपको दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, पर यहाँ पर है। और इस हवा के होने से आपको बेनिफिट भी मिल रहा है। अरे भैया जिंदा हो इसके कारण तो जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत तो है, पर क्या हवा का दिखना जरूरी है क्या? नहीं है। ऐसे हमारे बिजनेस में भी हमारी कुछ एसेट ऐसी होती है जो एसेट हमें बेनिफिट तो देती है, पर हमें दिखती नहीं है भैया, बिल्कुल हवा के जैसे। देखो जरा क्या बोल रहा है, इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच एंड विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस सच एज गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता ना, पर फिर भी आपके काम आता है ना, बस वही वाली बात है। पेटेंट और गुडविल, भैया ये दो शब्द में गुडविल, गुडविल क्या हो गई? गुडविल हो गई, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो गुडविल हो गई एक फर्म की क्या हो गई? रेपुटेशन हो गई। एक फर्म की रेपुटेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, हम बोलेंगे इस फर्म की गुडविल उतनी अच्छी है। और जिस फर्म की गुडविल जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, लोग बाग कस्टमर बिलीव उसमें ज़्यादा करेंगे। और जिस प्रोडक्ट में कस्टमर बिलीव करता है, हर बार वही प्रोडक्ट खरीद के लेके आता है। मैं कहता हूँ मैं आपके सामने दो प्रोडक्ट रख दूँ, कोई भी आप कुछ खाने का कोई प्रोडक्ट लेने गए, चलो, तो आपने क्या करा, आपके सामने दुकानदार ने दो प्रोडक्ट रख दिए। एक प्रोडक्ट तो था किसका? टाटा का, और दूसरा प्रोडक्ट था कोई XYZ कंपनी का, जिसका नाम भी आपने कभी नहीं सुना होगा। आप कौन सा लेके आओगे? आप खरीद के लेके आओगे टाटा का। क्यों? क्योंकि आप उसमें बिलीव करते हो, आप उसे जानते हो। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो, आपकी सेल पर गुडविल क्या कर रही है? इफेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि आपकी गुडविल लोगों के निगाह में क्या है? ज़्यादा है। और जिस बिजनेसमैन की या जिस प्रोडक्ट की या जिस कंपनी की गुडविल लोगों की नज़रों में ज़्यादा रहेगी, वो उसी गुड्स को परचेस करके लेके आएंगे। तो आपकी सेल क्या हो रही है? वहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर गुडविल क्या कहलाती है? आपकी रेपुटेशन कहलाती है। ऐसे ही क्या होता है भैया? पेटेंट होता है। पेटेंट किसको बोलते हैं? पेटेंट हम बोलते हैं कि मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो प्रोडक्ट आज से पहले इस धरती पर मौजूद ही नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैंने कोई नया ही प्रोडक्ट क्या कर दिया? इजाद कर दिया। और अब मैं क्या करता हूँ? उस प्रोडक्ट को बनाने के राइट्स अपने नाम पे करवा लेता हूँ। उसे क्या बोलेंगे? हम पेटेंट बोलेंगे। जैसे गाने, आप सॉन्ग सुनते हो, ठीक है ना? सॉन्ग सुनते हो आप। अब मान लो कोई भी सिंगर है, उसने क्या करा? अरिजीत सिंह है, अरिजीत सिंह ने क्या करा? कोई भी गाना गाया, तो वो गाते क्या करेगा? सबसे पहले उसके राइट्स खुद के नाम पे करवा लेगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो गाना गाने का राइट जो उसने अभी अभी बनाया है, वो गाना गाने का राइट किसके पास में रहेगा? सिर्फ उसके पास में रहेगा। अगर किसी और को भी वो गाना गाना है, तो सबसे पहले जाके उससे वो राइट्स परचेज करने पड़ेंगे। अरे आपने यूट्यूब पे सुना होगा ना कि इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। कॉपीराइट स्ट्राइक कब आ जाता है? जैसे मैं मेरे वीडियो के अंदर कोई गाना चला दूँ, अरिजीत सिंह का गाना चला दूँ, तो मेरे वीडियो में क्या हो जाएगा? कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। होगा क्या? अरिजीत सिंह बोलेगा भैया ये गाना गाने का राइट किसके पास में है, या ये गाना बजाने का राइट किसके पास में है? मेरे पास में है। आप अपने वीडियो में गाना कैसे बजा सकते हो? वो मुझे तो यूट्यूब क्या करेगा? मेरी वीडियो को क्या कर देगा? बंद कर देगा। यूट्यूब कहेगा कि ये जो गाना आपने बजाया है, इस गाने को बजाने का राइट किसके पास में है? अरिजीत सिंह के पास में, आपके पास में नहीं है, आप नहीं बजा सकते भैया। तो यहाँ पर उसे हम क्या बोलेंगे? पेटेंट। तो पेटेंट में क्या होता है? हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई नई चीज़ ईजाद करते हैं,
और उस नई चीज़ को बनाने के बाद में उसके जो राइट्स हैं वो किसके पास में रख लेते हैं, हमारे पास में रिजर्व रख लेते हैं। जैसे मारुति 800 होगी, मारुति 800 सिर्फ मारुति ही निकालती है, कोई दूसरी कंपनी भी तो निकाल सकती है ना 800 करके। भाई मान लो कल को वो निकाल दे, और कौन सी, हुंडई है, हुंडई बोल दे, हुंडई भी निकाल दे, हुंडई 800, टोयोटो भी निकाल दे, टोयोटो 800 निकालती है क्या? नहीं निकालती ना। क्यों नहीं निकालती? क्योंकि जब आपकी 800 बनी थी, मारुति 800, तो बनते क्या करा कंपनी ने, उसके राइट्स ले लिए। ऐसे ही सभी कार की कंपनियां हैं, वो सभी क्या करती है, ऐसे ही करती है। जैसे ही वो कोई कार बनाती है, कोई नई डिज़ाइन की कार बनाती है, उसे क्या करती है, उस नाम को और उस डिज़ाइन को अपने नाम पे क्या कर लेती है, पेटेंट करवा लेती है। अब ना ही तो वो नाम कोई दूसरी कंपनी यूज़ कर सकती है, ना ही वो डिज़ाइन कोई दूसरी कंपनी यूज़ में कर सकती है। आप चेंज करके जरूर काम में ले सकते हो, पर एज इट इज़ काम में नहीं ले सकते। वो क्या कहलाता है, आपका पेटेंट कहलाता है। चलिए, तो ये पेटेंट भी क्या है हमारी भैया, इंटेंजिबल असेट ही है। देखो बिकती है मारुति 800 भाई साहब, अंधी बिकती है, अंधी खूब बिकती है मारुति 800। अगर आप थोड़ा सा भी अगर गाँव वाले एरिया के अंदर अगर आप आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि मारुति 800 की भयंकर डिमांड है। चलो ठीक है, इस टॉपिक को तो चलता रहेगा। आगे हम देखते हैं। मेरे देखो क्या बोल रहा है भैया, लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट क्या होता है यार, देखो क्या बोल रहा है, लिक्विड एसेट्स आर दोस विच आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। यहां पर जो लिक्विड है ना मेरे दोस्तों, बिजनेस के अंदर लिक्विड का मतलब होता है कैश। तो ये बोल रहा है कि हम लिक्विड एसेट किसको बोलेंगे, एक तो खुद कैश हमारी क्या है, लिक्विड एसेट है, और वो भी लिक्विड एसेट है जो कि हम क्विकली, जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे भी हम क्या बोलेंगे, लिक्विड एसेट बोलेंगे। तो ऐसे कौन से एग्जांपल है, एक तो खुद कैश, एक बिल्स रिसेबल, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट, एक आपके जो डेटर्स होते हैं ना, डेटर्स, वो भी क्या होते हैं आपके, लिक्विड एसेट ही होती है। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको आपने क्या करा है, उधारी पे सेल करा है। अब आपने जिनको उधारी पे सेल करा है, कितने दिन के लिए कर सकते हो, हद मार के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, हद मार के महीने भर के लिए तुम किसी को उधार दोगे, इससे ज़्यादा, हाँ, इससे ज़्यादा किसी को उधार नहीं दोगे मेरे दोस्तों। तो वो भी जल्द ही, तो वो डेटर्स भी क्या हो रहे हैं, जल्द ही कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इनको लिक्विड एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं क्या, फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है, असेट्स कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बाय अकाउंटिंग एंट्री। अकाउंटिंग एंट्री से, ऐसी असेट जो कि अकाउंटिंग एंट्री से असेट बनी है। अब आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, अरे देखो ऐसा है, फिक्टिशियस एसेट्स को ना समझना अभी फिलहाल के लिए मुश्किल है। जब हम थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे मेरे दोस्तों, उसके बाद मैं वापस आऊँगा इस थ्योरी वाले पार्ट के ऊपर, और आपको तब मैं समझाऊंगा कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है। अभी मैं तुमसे कितने ही भुजेड़े खा लूँ, तुम्हें फिक्टिशियस एसेट समझ में नहीं आएगा। बस तुम इतना समझ लो कि फिक्टिशियस एसेट्स एसेट्स है ही नहीं। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट है जो कि एसेट नहीं है, इसे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री के थ्रू एसेट डिक्लेयर कर रहे हैं, पर रियलिटी में उसके एसेट जैसी कोई भी क्वालिटी नहीं है। तो यहाँ पर फिक्टिशियस एसेट्स को मेरे दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है किसकी, कैपिटल रिसीप्ट्स और रेवेन्यू रिसीप्ट्स की। यहाँ पर ये एसेट का पार्ट हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, बोल रहा है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। अब भैया ये क्या होता है, देखें जरा, इसको हटा देते हैं पहले यहाँ से, ये हटो भैया, हटो 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 हटो। चलिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पर रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब हो गया कि आपको क्या हो रही है मेरे दोस्तों, पैसा मिल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, रिसिप्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर उनकी नेचर के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, उनको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होगी मेरे दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट। जरा देखिए क्या है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी वो रिसिप्ट जो कि हमारे को, वो अमाउंट की रिसीप्ट जो हमारे को किससे मिल रही है, हमारी गुड्स या सर्विसेज को बेचने से जो हमें पैसा मिल रहा है, वो क्या कहलाएगी, हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये उस काम को करने से मिली हुई इनकम है जो कि हमारा डेली कोर्स ऑफ बिजनेस का काम है। डेली हम वो काम करते हैं भैया, हमारा डेली का काम क्या है, मार्केट खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं। 10 रुपये का खरीदते हैं, 15 रुपये का बेच देते हैं। तो ये जो 5 रुपये का जो प्रॉफिट आया मेरा, ये जो इनकम मुझे, मेरी जो रिसीव्ड मिली है, ये जो 15 रुपये की मेरी रिसीव मिली है, ये मुझे कैसे रिसीव मिलेगी भैया, ये कहलाएगी रेवेन्यू रिसीव। यानी जो डेली कोर्स ऑफ बिजनेस से जुड़ी हुई है वो कहलाएगी आपकी रेवेन्यू रिसीव। आगे क्या बोल रहा है, बिजनेस
से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्स से इन फिक्स डिपॉजिट। अगर मैंने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है तो फिक्स डिपॉजिट पे भी मेरे को रेगुलर बेसिस पे क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है, रिसीव हो रही है, इनकम रिसीव हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी रेवेन्यू रिसीव कहलाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर जो रेवेन्यू रिसीव, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो रेवेन्यू रिसीव वो रिसिप्ट है जो कि रिकरिंग नेचर की है, जो बार बार होती है, रोज होती है, हर घंटे हो रही है, हर दिन हो रही है, ये क्या कहलाएगी, आपकी रेवेन्यू रिसीव कहलाएगी, और वो आपके डेली कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट होना चाहिए। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों कैपिटल रिसीव्ड की। तो कैपिटल रिसीव्ड द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सोर्स दैट आर नॉट फॉर रेवेन्यू। आपको ऐसे सोर्स से इनकम यहाँ पर जनरेट हुई है आपकी, जो कि आपके डेली कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है। आगे देखते हैं, द कैपिटल रिसिप्ट आर द रिसिप्ट विच आर नॉट फॉर रेवेन्यू नेचर। फॉर एग्जांपल कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ओनर, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स और सेल ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट। देखो ऐसा है, मेरा मार्कर बनाने का काम, मार्कर मैं खरीद के बेचता हूँ, स्टेशनरी का मेरा काम है। तो मैं स्टेशनरी मैंने खरीदी और खरीदी क्या कर दी, उसको बेच दी। जब मैंने उस स्टेशनरी को बेच दी, बेचने से जो मेरे को इनकम मिली वो तो कैसी कहलाएगी मेरे दोस्तों, रेवेन्यू इनकम। पर मेरी जो दुकान है उस दुकान में और भी तो सामान होगा, मैंने फर्नीचर लगा रखा होगा, मेरी कोई मशीनरी वगैरह भी होगी, वो वहाँ पर पड़ी है। अब मेरी मशीनरी पुरानी हो गई, मेरा फर्नीचर क्या हो गया, पुराना हो गया। अब इसमें इस फर्नीचर को क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तो क्या ये मैं रोज काम करता हूँ, क्या फर्नीचर बेचने का काम करता हूँ क्या मैं रोज? नहीं नहीं, मैं तो स्टेशनरी बेचने का काम करता हूँ, ये पेन, पेंसिल, रबड़ और बुक, रजिस्टर, ये बेचने का काम करता हूँ। बट आज मैंने क्या बेच दिया, मेरा फर्नीचर बेच दिया। क्यों? क्योंकि मुझे इन फ्यूचर में क्या खरीदना है, दूसरा रजिस्टर दूसरा जो है वो फर्नीचर खरीदना है। तो ये जो मैंने फर्नीचर बेचा है यहाँ पर, ये मैंने क्या बेच दी, मेरी असेट बेच दी। और असेट बेचने से अगर मेरे को कोई अमाउंट रिसीव हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, मेरी कैपिटल रिसीव कहलाएगी, ना कि रेवेन्यू रिसीव। तो कैपिटल रिसीव और रेवेन्यू रिसीव में फ़र्क क्या है? कैपिटल रिसीव जो होती है वो कोई ना कोई असेट बेच के मिली होती है और वो रिकरिंग नेचर की नहीं होती है। हम रोज़ हमारी असेट बेचने का काम नहीं करते हैं, ये तो सालों में कभी होता है ये काम। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो कि रिकरिंग नेचर की होती है, बार बार होती है, हमारी डेली कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड का पार्ट होती है, वो कहलाएगी क्या, हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ पर एक और टॉपिक क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, खत्म हो जाता है रिसिप्ट का। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे एक्सपेंडिचर की बात करते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। एक्सपेंडिचर में बी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग टर्म्स। देखो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, अमाउंट पे कर रहे हो किसी को, एक तरीके से खर्चा कर रहे हो। पर ये खर्चा कैसा है? ये खर्चा वो है जिसके बदले में आप क्या करके लेके आ रहे हो, कुछ ना कुछ असेट्स परचेस करके लेके आ रहे हो, गुड्स परचेस करके लेके आ रहे हो, कोई सर्विस परचेस करके लेके आ रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एक्सपेंडिचर कहलाएगी। जैसे क्या हुआ, जैसे मैंने क्या करा, मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी खरीदने में जो मैंने पैसे पे करे हैं वो क्या कहलाएंगे, मेरे एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मैंने जो मैंने पैसे पे करे हैं वो क्या कहलाएंगे, मेरे एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। बोलो दोस्तों, ठीक है, सिंपल सी बात है बिल्कुल, इसमें कोई खास टेक्निकल कुछ भी नहीं है ऐसा। अब एक्सपेंडिचर को क्या करा इसने मेरे दोस्तों, कुछ अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे पहली कैटेगरी क्या हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा है? कैपिटल रिसिप्ट से मिलता जुलता है। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट थी? कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट थी जो किसी असेट को बेचने से हुई थी और नॉन रिकरिंग नेचर की थी। बिल्कुल सेम टू सेम आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपने क्या करा है, वो एक्सपेंडिचर करा है जो कि आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, जो आप सालों में कभी करते हो और किसी असेट को खरीदने के लिए कर रहे हो। वहां पर असेट को बेचने के लिए और यहाँ पर असेट को खरीदने के लिए, वो क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो द अमाउंट स्पेंड ऑन लाइबिलिटी इनकम फॉर परचेज ऑफ असेट्स। असेट परचेस करने के लिए जो आपने लाइबिलिटी, जो आपने पैसे पे करे हैं, वो क्या कहलाएगी, आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इनकर टू एक्वायरिंग असेट्स और इमूविंग द एग्जिस्टिंग असेट्स विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। आपने ऐसा खर्चा कराया है, आप ऐसी चीज़ खरीद के लेके आए हो जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी भैया, इंक्रीज हो जाएगी। पहले आपके पास में एक मशीनरी थी, अब आप 2 खरीद के लेके आ गए, 3 खरीद के लेके आ गए। तो ये जो 2 और 3 जो मशीनरी आप खरीद के लेके आए हो मेरे दोस्तों, यहाँ पर इसके लिए जो आपने पैसा पे करा है वो क्या कहलाएगा यहाँ पर मेरे दोस्तों,
एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और इस मशीनरी खरीदने से डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि पहले एक मशीनरी थी अब 3 मशीनरी हो गई, तो आपको प्रोडक्शन भी क्या हो गया मेरे दोस्तों, इंक्रीज हो गया। इसका मतलब आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी क्या होगी मेरे दोस्तों, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर आपको जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से सीधा सीधा बेनिफिट क्या मिलता है कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाती है मेरे दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है। तो उसे हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। तो मेरे दोस्तों आ गए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये कहला रहा है भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा होगा, बिल्कुल रेवेन्यू इनकम की जैसे। तो रेवेन्यू इनकम कैसी होती है, रेवेन्यू इनकम हमारे जो हमने गुड्स होता है उस गुड्स को बेच के जो हमारी इनकम हुई है वो क्या कहलाती है, रेवेन्यू इनकम कहलाती है। यानी जो हमारा डेली कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है वो क्या कहलाएगी, आपकी रेवेन्यू इनकम कहलाएगी। बिल्कुल सेम टू सेम उससे मिलता जुलता है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो आपके डेली कोर्स ऑफ बिजनेस से जुड़ा हुआ है, जो आपको खर्चा डेली करना है। जैसे मेरे को रॉ मटेरियल रोज खरीदना है, वो क्या कहलाएगा, मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट स्पेंड ऑन लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Purchase of goods and services are called taken as revenue expenditure. Revenue expenditure is the expenditure incurred, the benefits of which is consumed or एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। और ये क्या हो जाएंगे, आपके खत्म हो जाएंगे 1 साल के अंदर अंदर ही। शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं ना भैया, इसको शॉर्ट टर्म भी तो बोलते हैं रेवेन्यू को। तो 1 साल के अंदर अंदर ही क्या हो जाएंगे, आपके खत्म हो जाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। और इसके बदले में आपने कोई संपत्ति या कोई असेट आपने परचेज नहीं करी है, इसमें आपने क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है या फिर किसी की सर्विसेज ली है, और उसके बदले में आपने क्या करा है, उसको पेमेंट करी है। जैसे देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे क्या होगी मेरे दोस्तों, आपने लड़का रख रखा है उसको सैलरी दे रहे हो, आपकी बिल्डिंग आप जो यूज़ कर रहे हो उसके बदले में आप क्या कर रहे हो, रेंट दे रहे हो, और ये सारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, फ्राइट दे रहे हो, फ्यूल एंड पावर के चुका रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, टेलीफोन बिल दे रहे हो। ये सब क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही इनकम रिसिप्ट को भी वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक और अलग से पॉइंट आ जाता है मेरे दोस्तों, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है मेरे दोस्तों, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो दिखता तो रेवेन्यू के जैसा है, पर जिसकी आदतें और लक्षण कैसे हैं, कैपिटल की जैसे। आप बोलोगे यार कैसी बातें कर रहे हो। हाँ मेरे दोस्तों, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो आपको नाम से तो ऐसा लगेगा कि वो कैसा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पर उसका नेचर कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा नहीं है, उसका नेचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा। उसका नेचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा नहीं है, उसका नेचर कैसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा है। वो क्या कहलाएगा, आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ क्या, एडवर्टीजमेंट। अब देखो टीवी पर रोज ऐड आता है, आप यूट्यूब देख रहे हो उसमें रोज ऐड आ रहा है, तो कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे खर्चा कर रही है ना। अब देखो रेवेन्यू की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी हमारी कि वो एक्सपेंडिचर जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं वो क्या, जो रिकरिंग नेचर का होता है वो क्या कहलाएगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो देखो एडवर्टीजमेंट हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो कैसा होना चाहिए एडवर्टीजमेंट, रेवेन्यू होना चाहिए। पर यहाँ पर एडवर्टीजमेंट के आगे अगर हमने वर्ड लगा दिया हैवी एडवर्टीजमेंट, तो अगर हैवी एडवर्टीजमेंट लगा हुआ होगा ना मेरे दोस्तों, तो फिर हम उसको रेवेन्यू की जैसे कंसिडर नहीं करेंगे, फिर हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की जैसे कंसिडर करेंगे। हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की जैसे कंसिडर क्यों करेंगे वो समझो। देखो आपने क्रिकेट देखा, क्रिकेट देखते हैं सब, वर्ल्ड कप चल रहा है भाई साहब, वर्ल्ड कप के अंदर सब टीवी चला के बैठे हैं भाई साहब, रेगुलर बेसिस पे मैच देख रहे हैं। अब कोई भी नई ब्रांड है, कोई भी किसी प्रोडक्ट, मान लो कोल्ड ड्रिंक की कोई नई ब्रांड आई, और वो नई ब्रांड क्या करती है, जैसे ओवर होता है, ओवर खत्म होते ही क्या करती है, एडवर्टीजमेंट दे देती है खुद का हर बार। अब देखो कितने ओवर होते हैं भाई साहब, पहले तो एक टीम के ओवर 50 ओवर कंप्लीट होंगे, फिर दूसरी टीम के 50 ओवर कंप्लीट होंगे भाई साहब। इतने ओवर में हर बार ओवर कंप्लीट होते ही क्या हो रहा है, उस कंपनी का ऐड आ रहा है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों वो जो एडवर्टीजमेंट आता है ना, वो एडवर्टीजमेंट बहुत हैवी एडवर्टीजमेंट होता है, उसके लिए बहुत हैवी एक्सपेंसेस क्या करने पड़ते हैं, खर्च करने पड़ते हैं। और ये क्या होता है, 1 साल तक पूरी उनकी रेगुलर कैंपेनिंग चलती रहती है। वो क्या करते हैं, लगातार बेसिस पे एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं। टीवी पर आ रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है, मैच में आ रहा है, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है उसमें आ रहा है, हर जगह क्या करते हैं वो अपना नाम डालते जाते हैं और एक ही बार में बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे वो करते हैं, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करते हैं मेरे दोस्तों। वो क्यों कर रहे हैं, वो अपना नाम रटा रहे हैं आपको।
आप जितना ज़्यादा टीवी में उसको देखेंगे आपका विश्वास उनमें उतना ज़्यादा डेवलप होता जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अमाउंट उन्होंने क्या कर दी, एक ही बार में क्या कर दी, मार्केट के अंदर एज ए एडवर्टीजमेंट इन्वेस्ट कर दी, डाल दी, खर्चा कर दिया। तो क्या होगा, उनका उस साल का प्रॉफिट तो घुस गया भाई साहब नीचे। घुस जाएगा कि नहीं घुस जाएगा, उस साल का प्रॉफिट तो एकदम नीचे आ जाएगा। और अगले साल से उस एडवर्टीजमेंट जो उन्होंने पिछले साल करा था, उस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट उनको क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे मिलने लगा है। पहले उनकी सेल होती थी भैया कम, अब उनकी सेल 10% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, 50% बढ़ गई, 200 गुना हो गई है उनकी सेल। तो धीरे धीरे क्या हो रही है, सेल हो रही है। अब वो जो सेल जो बढ़ रही है वो भैया एक दिन का नतीजा तो थी नहीं। वो क्या करा था, वो जो हमने उस साल में पूरा का पूरा जो एडवर्टीजमेंट में भारी खर्चा करा था, उसका रिजल्ट अब आने वाले कई सालों में हमारे को क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है मेरे दोस्तों। तो ऐसे ही एडवर्टीजमेंट को हम क्या बोलेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अब देखो इसका टर्नओवर एक साल से ज़्यादा का हो गया ना, मतलब इसका जो बेनिफिट है वो हमारे को एक साल की बजाय 4, 5, 6 साल तक देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए इसका नेचर कैसा हो गया, देखो कैपिटल जैसा हो गया, पर इसका नाम कैसा है, रेवेन्यू जैसा। तो एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर, राइट ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, जो कि एक साल से ज़्यादा सालों में क्या करने हैं, हमारे को रिटर्न ऑफ करने हैं। अभी रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है ये आपको बाद में बताएंगे, अभी आपके समझ में आने वाला नहीं है। अभी तुम इतना समझ लो सिर्फ कि ये जो एडवर्टीजमेंट है, इस एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट जो है वो हमारे को एक से ज़्यादा सालों पर पड़ने वाला है। इसलिए हम ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज रिटर्न ऑफ और चार्ज इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड because it is estimated that benefit of such expenditure will occurs in more than one financial year। क्योंकि उसका बेनिफिट जो है वो आपको एक फाइनेंशियल ईयर्स के बजाय में बहुत सारे आगे आने वाले कई फाइनेंशियल ईयर तक मिलने वाला है। तो इसलिए ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे, हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अभी हो सकता है कि आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में ना आए, पर जब हम कुछ प्रैक्टिकल कर लेंगे ना मेरे दोस्तों, उसके बाद हम वापस से इधर आएंगे और मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तब आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा पहले के मुकाबले। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर थ्योरी का आगे का नेक्स्ट टॉपिक लेके, जिसमें हम जो इसकी अकाउंटिंग टर्म्स है वो अगली अकाउंटिंग टर्म्स देखेंगे कि क्या कुछ कहती है। तो जब तक मेरे दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।